दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्लेंटी ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है और इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या एरर है, ऑल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, फैमिली मेंबर का क्या कॉन्सेप्ट होता है और इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सम ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है और इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग इन्हीं चीज़ों पे विश्लेषण करेंगे, इन्हीं तरीके के ढेर सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के 3 पार्ट को हम लोगों ने कवर किया है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो यदि आप में से किसी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों में से कोई भी पार्ट यदि छूट गया हो तो प्लीज़ उसको जाकर जरूर से देखते आइएगा, क्योंकि आगे जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो सब इससे कनेक्टेड मिलेंगी, क्योंकि सभी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो यदि आपका कोई पार्ट छूट जाता है और उसका आगे के किसी वीडियो में आपको यूज़ देखने को मिलता है, तो यदि आप उसको छोड़ चुके हैं, पिछला पार्ट आपका कोई भी छूट गया है, तो आगे की चीज़ों को सीखने में आपको तकलीफ जाएगी। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें, आप सभी चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़ते चलें। और जैसा कि हम आपको पहले के भी वीडियोज़ में बताते आए हैं, इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एसएससी में आपके नैया पार करा सकता है। ठीक है, इंग्लिश ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आपको स्कोरिंग करवाएगा, प्री में भी और मेंस में भी, टियर 1 में भी और टियर 2 में भी। ठीक है, सीजीएल की बात करते हैं तो अदर एग्जाम्स में भी यदि आप बात करें तो सारे के सारे एग्जाम्स में, ऐसे एग्जाम जिसमें केवल एक ही टियर होते हैं उसमें भी इंग्लिश ही आपका स्कोरिंग बनता है। ठीक है, वहाँ पर भी आप 50 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं प्री में। तो ये एकमात्र ऐसा सेक्शन है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और यदि आप सीजीएल की तैयारी करते हैं, सीएचएसएल की तैयारी करते हैं या और भी एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अदर दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपके अच्छे होने ज़रूरी हैं। मैथ और इंग्लिश के बिना आपका काम चलता नहीं है। मैथ और इंग्लिश ही आपका मेंस में पूछा जाता है, सीजीएल की बात करते हैं वहाँ पर। ठीक है, जबकि कुछ दूसरे एग्ज़ाम्स हैं जैसे सीपीओ, वहाँ पर आप देखेंगे केवल और केवल इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सीपीओ के मेंस में जाएंगे आप, 200 क्वेश्चन मिलते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के। सिर्फ एक ही पेपर होता है मेंस में आपका, ओनली इंग्लिश। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से स्टेनोग्राफर की बात करें तो वहाँ पे प्री में ही आपका जो टियर 1 होता है, फर्स्ट पेपर होता है, उसी में 100 नंबर का केवल इंग्लिश ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप गंभीरता से, हम आशा करते हैं कि आप सब लोग गंभीरता से लेंगे और इसको स्कोरिंग यदि आप बनाएंगे तभी आपका फाइनली सिलेक्शन होता है। जबकि इसके पहले के भी वीडियोस में हमने आपको बताया है, आप में से ज़्यादातर बच्चे कहाँ गलती करते हैं, इनिशियली शुरुआती अवस्था में आप इंग्लिश को हल्के में ले लेते हैं और जब आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद मेंस के लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हैं। मतलब आप मेंस के लिए, टियर 2 के लिए जी जान एक कर देते हैं, लेकिन उतना कम समय होता है कि वहाँ पर आप जाके कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। लगभग 1 महीने का, 1.5 महीने का आपको समय मिलता है। 1-1.5 महीने में आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। तो आपको अभी से मेंस लेवल की तैयारी करनी होगी और यही कारण है कि हम लोग ये जो बैच लेकर आए हैं, इसमें आपको 180 लेक्चर मैथ के मिल रहे हैं, 160 लेक्चर इंग्लिश के मिल रहे हैं, 110 लेक्चर मिल रहे हैं रीजनिंग के और 110 मिलते हैं आपको जीके जीएस के, प्लस करंट अफेयर्स एडिशनल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चीज़ों को गंभीरता से ले, सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्कोरिंग यही सब्जेक्ट आपका करवाता है। ठीक है, चलिए बाकी सब आपके इरादे हैं, आगे आपको जो इच्छा करे आप उसको करें, मेरा काम था आपको सजेस्ट करना। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के 4th पार्ट को शुरू करते हैं। देखते हैं क्या कुछ रूल हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं आज। तो आज के अपने इस क्लास को हम लोग यहाँ से आगे निकालते हैं और सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सामने, देखिए प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ। आइए इसको जरा सीखें। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। ये देखिए ऑल, ऑल का मीनिंग क्या होता है? सब। सब का मतलब क्या? मोर देन 1। सब का मतलब क्या हो गया? मोर देन 1। ठीक है, ऑल का प्रयोग, सम का प्रयोग, प्लेंटी का प्रयोग, इन तीनों का प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए भी करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी करते हैं। हम आपको रिपीट करते चले, हालांकि इसकी चर्चा हमने आपको पिछले वीडियोज़ में भी करी है।
काउंटेबल में 3 नाउन को रखा गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को, ठीक है। अनकाउंटेबल में रखा गया मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा और हमेशा होता है सिंगुलर, यानी कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट हमेशा होता है सिंगुलर, वर्ब लेता है हमेशा सिंगुलर। बात समझ में आ रही है। जबकि काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। बात समझ में आ रही है। और ये जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा, अर्थात काउंटेबल नाउन यदि सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, काउंटेबल नाउन यदि प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आपका जो नाउन यूज किया जाएगा और वर्ब यूज किया जाएगा, इसमें किस तरीके से एरर पूछे जाएंगे। देखिए ये तीनों सेम रहेंगे, तीनों में से कोई भी एक आपको एग्जाम में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नाउन है ये यदि काउंटेबल होगा, CN फॉर काउंटेबल, यदि ये काउंटेबल होगा तो ये रहेगा प्लूरल, और तब इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा ये वर्ब भी लिखा जाएगा प्लूरल। बात समझ में आ रही है। किंतु इन तीनों में से कोई भी आपको दिखाई दे, इनके बाद आने वाला नाउन यदि अनकाउंटेबल हो, कैसा हो, UCN बोले तो अनकाउंटेबल नाउन। यदि अनकाउंटेबल होगा तो अनकाउंटेबल कैसा होता है, सिंगुलर होता है। वर्ब कैसा लेता है, तो वर्ब भी लेगा ये सिंगुलर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब आइए इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। एक और कन्फ्यूजन ऑल के साथ आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ऑल ऑफ मिला तब तो ठीक है, ऑल ऑफ यदि नहीं मिला, सिर्फ ऑल मिला तो क्या करेंगे भाई। ये देखिए ये एक ऑल का कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट है ऑल का मतलब क्या होता है, सब का सब, ठीक है। ऑल के बाद यदि आपको डायरेक्ट यहाँ पे कोई नाउन दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े, डायरेक्ट यहाँ पे कोई नाउन दिखाई पड़े, तो दोस्तों आप याद कीजिए हमने इसी चैनल पे फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो डाल रखा है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको नाउन पहचानना सिखाया, दूसरे वीडियो में हमने आपको एडजेक्टिव पहचानना सिखाया। आइए यहाँ पे जरा सीखें हम लोग। यदि ये नाउन है और नाउन के पहले ये आएगा तो नाउन के पहले क्या आता है, ये एडजेक्टिव आता है, ठीक है। ये सारी बातें हमने आपको फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में बताई है। तो नाउन के पहले यदि केवल ऑल हो, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ नहीं हो, तो ये किसका काम करता है, ये काम करता है एडजेक्टिव का, ठीक है। डाउट क्लियर है। अब यदि ये नाउन काउंटेबल होगा, कैसा होगा, काउंटेबल होगा, तो इसको कैसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्लूरल, और तब इसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होगा, ये रहेगा प्लूरल। लेकिन यदि ऑल के बाद आने वाला नाउन UCN हो, कैसा हो, UCN हो, अनकाउंटेबल हो, तो ये कैसा रहेगा, ये रहेगा सिंगुलर, ये कैसा रहेगा सिंगुलर, और तब इसके बाद यहाँ जो वर्ब यूज़ करेंगे ये वर्ब भी कैसा रहेगा, ये वर्ब भी लिखा जाएगा सिंगुलर। बातें समझ में आ गई। अर्थात यहाँ पे ऑल के कॉन्सेप्ट को यदि हम लोग कंपेयर करने का प्रयास करें विदाउट ऑफ विथ ऑफ, तो दोनों कॉन्सेप्ट कैसा है, बिल्कुल सेम है। दोनों कॉन्सेप्ट कैसा है, बिल्कुल सेम है। मतलब ऑल के बाद या ऑल ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि काउंटेबल हो तो वो रहेगा प्लूरल, वर्ब लेगा प्लूरल। ऑल ऑफ हो या ऑल हो, उसके बाद आने वाला नाउन यदि अनकाउंटेबल रहेगा तो वो होगा सिंगुलर, वर्ब भी लेगा सिंगुलर। डाउट क्लियर है। चलिए अब इनके बाद यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ प्रश्नों को हम लोग देखना यहाँ पे शुरू करते हैं। देखें क्या है हमारे पास प्रश्न। शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, प्लेंटी ऑफ ऑरेंज एंड ग्रेप्स। अब यहाँ देखिए आपको क्या दिखाई दिया, ये प्लेंटी ऑफ और ये प्लेंटी ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ किसका काम करते हैं, ये कंबाइंड रूप से काम करते हैं डिटर्मिनर्स का। किसका, डिटर्मिनर्स का। ऑल का प्रयोग यदि विदाउट प्रीपोजिशन किया जाए तो भी वो किसका काम करता है, तब भी वो काम करता है डिटर्मिनर का। बात समझ में आ रही है। किसका काम करता है वो, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या, वो भी एक प्रकार का डिटर्मिनर है। बात समझ में आ रही है। वो वहाँ पे संख्या बताने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनर, ठीक है। अब ये देखिए प्लेंटी ऑफ के बाद ये ऑरेंज। ऑरेंज कैसा होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, काउंटेबल। काउंटेबल तो ये कैसा रहेगा, प्लूरल। तो ये देखिए ऑलरेडी प्लूरल गिवन है, ये पार्ट हमारा करेक्ट है। ग्रेप्स देखिए ये भी प्लूरल है, ठीक है। ये पार्ट भी करेक्ट, ये पार्ट भी करेक्ट, और दोनों प्लूरल नाउन को जोड़ दिया गया एंड से, ठीक है। तो खैर इससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्लेंटी ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल है तो रहेगा प्लूरल, दिया हुआ है ऑलरेडी प्लूरल। अब बात करें हम वर्ब की, तो ये रहा हमारा वर्ब। वर्ब कैसा होना चाहिए, हमारा वर्ब होना चाहिए प्लूरल, जबकि वर्ब कैसा गिवन है, सिंगुलर गिवन है। आ जाइए ऑप्शन में देखिए, देखिए यहाँ पे चारों चेहरे आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। चारों चेहरे अलग अलग दिखाई दें तो हमने आपको पहले से बता रखा है, आपको वो सेक्शन ढूंढना होता है जिसमें एरर है। मतलब ये इज जिस ऑप्शन में लिखा हुआ है वो होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब ये देखिए ये रहा आपका इज, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कुछ और प्रश्नों को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए ऑल दिखाई दिया,
ठीक है। ऑल का मतलब क्या हो गया, सब का सब। अब देखिए यहाँ पे ये ऑल क्या है, डिटर्मिनर, ये द क्या है, ये भी डिटर्मिनर, हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 2 में भी हमने आपको बताया था, पार्ट 3 में भी हमने आपको बताया था, ठीक है। क्या बताए थे भाई, एक से ज़्यादा डिटर्मिनर एक साथ आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो फैमिली मेंबर्स आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपके इंग्लिश में ये जो फैमिली मेंबर्स का कॉन्सेप्ट है न जाने कितनी बार पूछा है। ये 90 से शुरू होकर 1990 के दशक से शुरू होकर अब तक एसएससी का फेवरेट टॉपिक बना हुआ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2020-21 का पूछा गया क्वेश्चन है। 20-21 यानी कि 20 का वो पेपर जो 21 में हुआ था, 21 का वो पेपर जो 22 में हुआ, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जब भी कभी आपको फैमिली मेंबर्स लिखा हुआ कहीं भी दिखाई दे तो ये गलत होता है। कैसा होता है, ये रॉन्ग होता है। इसके जगह आपको क्या लिखना होता है, मेंबर्स ऑफ फैमिली। क्या लिखना होता है, मेंबर्स ऑफ फैमिली। तो आइए ऑप्शन को हम लोग देखना शुरू करें। देखिए सारे के सारे ऑप्शन ऑल से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है कि जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ये क्या है, हमारा इंप्रूवमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है। और जितने दूर में अंडरलाइन किया गया है सिर्फ उतने दूर के पार्ट को हमें ग्रामेटिकली मीनिंगफुली करेक्ट करना होता है। तो हमारा काम क्या है, मेंबर्स ऑफ फैमिली। देखिए मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली यहाँ पे लिखा हुआ है और किसी ऑप्शन में मेंबर ऑफ फैमिली दिया ही नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, गलत हो गए। चूंकि अंडरलाइन किया हुआ पार्ट पहले से गलत था इसलिए हमारा नो इंप्रूवमेंट आंसर हो नहीं सकता, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। करेक्ट आंसर क्या बना, करेक्ट आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या बना, ऑप्शन नंबर ए बना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन को जरा हम लोग यहाँ पे ध्यान दें। ऑल द प्रोफेसर, देखिए ऑल का प्रयोग कर लिया गया। ऑल का मतलब क्या, सब, एक से ज़्यादा। अब देखिए ऑल के बाद प्रोफेसर कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल हैं तो इनको कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो देखिए ये दिया हुआ है प्लूरल, ये पार्ट करेक्ट हो गया। और यहाँ देखिए ये आर दिया हुआ है, ये पार्ट भी करेक्ट है। तो हमें अभी फ़िलहाल मतलब था अंडरलाइन किए हुए पार्ट से। अंडरलाइन किए हुए पार्ट में ऑल के बाद सिर्फ इसी सेक्शन में एरर पूछा जा सकता है और किसी में नहीं पूछा जा सकता। अब आ जाइए यहाँ पे, चूँकि अंडरलाइन किया हुआ पार्ट ऑलरेडी करेक्ट है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नो इम्प्रूवमेंट, नो चेंज रिक्वायर्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ फिर से देखिए ये आपको प्लेंटी ऑफ दिखाई है, प्लेंटी ऑफ के बाद पीपल, पीपल का मतलब लोग, लोग का मतलब क्या, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा मतलब ये क्या, ये हो गया ऑलरेडी प्लूरल, तो ये पार्ट तो करेक्ट हो गया। वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल। अब ये देखिए ये लाइक क्या है, ये है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। और हमने आपको पहले से बता रखा है कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में जहाँ पे आपको इंटेंगल किया जाता है वो वर्ब का दो ही सेक्शन होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को कैसे पहचानेंगे, इसके लास्ट में एस या ईएस लगा होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसा होता है, ये होता है प्लूरल। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कैसा होता है, ये होता है सिंगुलर। तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। मतलब इसके लिए क्या करना होगा, लाइक का जो एस ईएस है इसको हटाना होगा। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन देखिए सारे ऑप्शन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, मतलब हमें वो सेक्शन फाइंड करना है जिसमें लाइक्स वाला सेक्शन लिखा हुआ हो। लाइक्स वाला वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा लाइक्स वाला वर्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से वही बात, ये देखिए सम ऑफ आ गया। यहाँ पे प्लेंटी ऑफ की जगह हम लोगों को क्या दिखाई पड़ रहा है, हम लोग को दिखाई दे रहा है सम ऑफ। सम ऑफ के बाद देखिए ये इशू। इशू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, ठीक है। तो इश्यू होता है सिंगुलर और इश्यूज होता है प्लूरल। बात समझ में आ रही है। यहाँ देखिए इशू में एस लगा हुआ है अर्थात ये प्लूरल है, तो ये पार्ट हमारा करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे वर्ब को चेक करते हैं। ये देखिए ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो या फोर्थ फॉर्म दैट इज आईएनजी फॉर्म हो, इनको सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चेक करें। यहाँ पे ये देखिए हैज़ दिखाई दे रहा है, इसको कैसा बना देंगे, इस हैज़ को बनाएंगे हैव। क्या बनाएंगे, हैज़ को बनाएंगे हैव। अब मान लीजिए आप में से कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट होगा, सर इसको देखना चाहिए था, इस वर्ब को आप क्यों चेंज कर रहे हैं। आप इस वर्ब का सब्जेक्ट चेक कर लो भाई। आप यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, जो भी वर्ब आपको सिंगुलर या प्लूरल रखना है, इसका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने आपको पहले से बता रखा है। इसके साथ आपको अटैच करना होता है हु या व्हाट, तो आप लगा दीजिए who has no relevance to the nation building process, ठीक है। तो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसका नेशन बिल्डिंग टॉपिक से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। सम ऑफ द इश्यूज, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट,
ठीक है, बात समझ में आई। आप हु या वॉट लगाएंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा सम ऑफ द इश्यूज। बात समझ में आ गई। अब ये जो सम ऑफ है इसमें ऑफ प्रीपोजिशन का काम करता नहीं, ये सम ऑफ, ऑल ऑफ, प्लेंटी ऑफ कंबाइंड रूप से काम करता है। डिटर्मिनर्स का किसका काम करता है, डिटर्मिनर्स का काम करता है। तो डिटर्मिनर के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा गया होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब एग्री करेगा। तो यहाँ जो लिखा ये है प्लूरल, तो वर्ब लेगा प्लूरल, इसलिए हैज़ के स्थान पे क्या लिखना होगा, हैव लिखना होगा। तो यहाँ पे आ जाइए, ऑप्शन में चेक कर ले हमारा आंसर क्या बनेगा। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।